हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस सेल डिवीजन के बारे में, यानी कि समसूत्री कोशिका विभाजन के बारे में। सबसे पहले माइटोसिस शब्द जो है, माइटोसिस शब्द वाल्टर फ्लेमिंग ने दिया था सन 1882 में। फिर माइटोसिस के बारे में चर्चा किया था ई स्ट्रासबर्गर ने प्लांट सेल में, अर्थात प्लांट सेल में इसकी खोज स्ट्रासबर्गर ने 1875 में दिया था, और एनिमल सेल में इसकी खोज स्वयं डब्ल्यू फ्लेमिंग ने 1879 में दिया था। माइटोसिस सेल डिवीजन को पूर्णतः दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक को कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन, और दूसरे को साइटोकाइनेसिस यानी कि कोशिका द्रव्य विभाजन। तो सबसे पहले हम कैरियोकाइनेसिस के बारे में चर्चा करेंगे। एक न्यूक्लियस से दो संतत केंद्रक डाटा न्यूक्लाई का निर्माण होता है। इसको 4 फेजेज में डिवाइड किया गया है, जिसे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज कहेंगे। तो सबसे पहले प्रोफेज की हम चर्चा करेंगे। प्रोफेज में इस फेज की सबसे लंबी प्रावस्था होती है। इसमें क्रोमोसोम पतले, तंतुमय तथा जालिकामय दिखाई देते हैं। न्यूक्लियस तथा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर यानी कि विलुप्त होने लगते हैं। सेंट्रियोल्स, जिसे हम तारकाय कहते हैं, अपोजिट पोल्स यानी विपरीत ध्रुवों पर जाना शुरू कर देते हैं। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया, अर्ली प्रोफेज में यहाँ ये सेल वॉल है, बीच में न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में यहाँ पर न्यूक्लियोलस दिखाया गया है, और ये क्रोमेटिन फाइबर दिखाए गए हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। अर्ली प्रोफेज में ये होता है। उसके बाद अगर हम इसके बाद के मिड फेज में चलते हैं, तो यहाँ पर एक सेंट्रोसोम से 2 सेंट्रोकेन यानी कि तारक केंद्र बन जाता है। एक ऊपर की पोल की तरफ जाता है, एक नीचे की पोल की तरफ, और क्रोमेट से छोटे और मोटे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब हम लेट प्रोफेज में चलेंगे, तो लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर होने लगते हैं, डॉटेड दिखाए गए हैं, डिसअपीयर होने लगते हैं, और बीच में न्यूक्लियोलस गायब हो जाता है, और दोनों पोल पर तारक केंद्र बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये प्रोफेज की में। इसके बाद मेटाफेज आता है। मेटा की मीन्स मिडिल होता है, मध्य होता है। इसको सबसे बेस्ट स्टेज माना गया है, क्योंकि गुणसूत्रों की आकारकी के अध्ययन के लिए सबसे बढ़िया स्टेज इसको कहा जाता है। इस स्टेज में सभी गुणसूत्र मध्य प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। गुणसूत्र बिंदु यानी कि सेंट्रोमियर मध्य प्लेट पर व भुजाएं ध्रुवों की ओर विन्यसित होती हैं। बड़े गुणसूत्र परिधि की ओर और छोटे गुणसूत्र मध्य भाग की ओर होते हैं। यहाँ पर 2 प्रकार के तर्कतंतु स्पाइंडल फाइबर होते हैं। इनमें से पहले को हम ये कह सकते हैं कि डिसकंटिन्यूअस यानी कि क्रोमोसोमल स्पाइंडल फाइबर। डिसकंटिन्यूअस मतलब असतत होता है, अर्थात ये ध्रुव से गुणसूत्र बिंदु तक स्थित होते हैं, यानी कि पोल से लेकर के सेंट्रोमियर तक ही आके जुड़ते हैं। दूसरा है सपोर्टिंग फाइबर, आलंबन तंतु जिसे कहते हैं। इसे कंटिन्यूअस फाइबर या सतत कहेंगे। ये हमेशा ध्रुव से ध्रुव पर पाए जाते हैं। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ सबसे केंद्र की तरफ यानी कि परिधि की तरफ बड़े गुणसूत्र दिखाई दे रहे हैं। जो हम बीच में आएंगे तब तक यहाँ छोटे क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं और स्पाइंडल फाइबर बन जाते हैं। तो स्पाइंडल फाइबर जो यहाँ सेंट्रियोल से यहाँ सेंट्रोमियर तक आते हैं, इसको यहाँ बताने का है डिसकंटिन्यूअस फाइबर कहेंगे, जो ध्रुव से गुणसूत्र बिंदु पर पाए जाते हैं। दूसरे फाइबर जो यहाँ सीधे लेकर के पोल से पोल तक आते हैं, तो उसे हम कंटिन्यूअस फाइबर कहेंगे, यानी कि ध्रुव से ध्रुव पर पाए जाते हैं। गुणसूत्र बिंदु है ये सेंट्रोमियर मध्य प्लेट, और यहाँ से जो सेंट्रोल से जो किरणें निकली होती हैं उसको एस्ट्रल रेस कहेंगे। फिर अगर हम जंतु कोशिका की बात करते हैं, तो ध्रुव पर तारक केंद्र पाए जाते हैं, और उस तारक केंद्र से तारकी किरणें निकलती हैं, और जिस सेल में तारकी केंद्रें निकलती हैं उसमें माइटोसिस एस्ट्रल माइटोसिस कहा जाता है, यानी कि तारकी समसूत्री विभाजन कहते हैं। अगर हम चर्चा करते हैं पादप सेल की,
यानी कि प्लांट सेल की, तो इसमें तारक केंद्र यानी कि जो सेंट्रोसोम होता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम एब्सेंट होते हैं, और इसमें तारकीय किरणें जो एस्ट्रल रेज से निकलती थी एनिमल सेल में, इसमें भी एब्सेंट होते हैं। क्योंकि तारक केंद्र एब्सेंट होते हैं तो तारकीय किरणें भी एब्सेंट होती हैं। इसलिए इसके माइटोसिस डिवीजन को एनेस्ट्रल माइटोसिस यानी कि अतारकीय समसूत्री विभाजन कहेंगे। तो ये था आपके मेटाफेज के बारे में। इसके बाद अगला स्टेप है, अगला स्टेज है एनाफेज। एनाफेज सबसे छोटी स्टेज होती है। यहाँ पर गुणसूत्र क्रोमोसोम में उपस्थित होते हैं, गुणसूत्र बिंदु विभाजित होती हैं। यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ एक क्रोमोसोम दिखाया गया है, यह क्रोमोसोम 2 भागों में बढ़ता है, यानी कि दोनों क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं, एक ऊपर की पोल की तरफ और एक नीचे की पोल की तरफ, अर्थात क्रोमेटिड्स यहाँ डिवाइड हो जाते हैं, सेंट्रोमियर उपस्थित होते हैं। क्रोमोसोम्स की भुजाएं केंद्र की ओर विन्यासित व सेंट्रोमियर यानी कि गुणसूत्र बिंदु ध्रुवों की ओर विन्यासित हो जाती हैं। यहाँ पर इंटरजोनल फाइबर यानी कि अंतर क्षेत्रीय तंतु का निर्माण भी होता है। अब डिसकंटिन्यूअस फाइबर, क्रोमोसोमल स्पाइंडल फाइबर इस स्टेज में संकुचन करते हैं, विपरीत ध्रुवों पर पुल करते हैं, यानी खिंचाव उत्पन्न होता है। इंटरजोनल फाइबर रिलैक्सेशन पीरियड में होता है, अर्थात उसमें एक अंदर की तरफ खींचता है, एक बाहर की तरफ खींचता है, पुश करते हैं। अर्थात इसमें ये कह सकते हैं कि इनमें पुलिंग और पुशिंग प्रक्रिया भी होती है। यहाँ पर दिखाया गया है कि यहाँ क्रोमेटिड्स हैं, क्रोमोसोम्स यहाँ पर सेल में। अब यहाँ देख रहे हैं एक सेंट्रोमियर ऊपर है, एक दूसरे छोर की तरफ है, और वहां के जो क्रोमेटिड्स हैं ये सेंटर मध्य प्लेट की तरफ आए हुए हैं, और यहाँ से यहाँ स्पाइंडल फाइबर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगला स्टेप है टेलोफेज का। टेलो का मतलब एंड होता है, समाप्ति की कगरा अंत्यावस्था कहेंगे। तो इस स्टेज में क्रोमोसोम विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं। टेलोफेज प्रोफेज की अपोजिट स्टेज होती है। क्रोमोसोम्स विकुंडलित अर्थात अनकॉइल्ड हो जाते हैं और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के हो जाते हैं, अर्थात धागे नुमा हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः निर्मित हो जाती हैं, फिर न्यूक्लियोलस पुनः निर्मित हो जाती हैं, तथा अंत में 2 संतत केंद्र डॉटर न्यूक्लाई बन जाते हैं। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है कि यहाँ पर दोनों क्रोमेटिड्स जो होते हैं पोल की तरफ चले जाते हैं और इनके साथ में स्पाइंडल फाइबर जुड़े होते हैं। अब यह क्रोमोसोम एक छोर की तरफ एक दूसरे छोर की तरफ गया है। यहाँ अगले फिगर हम देखेंगे कि यह एक केंद्रक का निर्माण यहाँ हो जाता है, एक केंद्रक का निर्माण यहाँ हो जाता है। इस केंद्रक के अंदर न्यूक्लियोलस पाए जाते हैं, न्यूक्लियोलस है, क्रोमेटिन फाइबर्स हैं। इस तरह से एक सेल में 2 केंद्रक का निर्माण हो जाता है, अर्थात 2 संतत केंद्रक बन जाते हैं। अब इसके बाद माइटोसिस का सेकेंड स्टेज साइटोकाइनेसिस कहते हैं, अर्थात इसमें कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है। तो अगर हम यहाँ पे दिखाया जा गया है, यहाँ 2 केंद्रक हैं। यहाँ पर अगर हम पादप कोशिका की चर्चा करते हैं तो पादप कोशिका में जो डिवीजन होता है वह सेल प्लेट के थ्रू हो जाता है, यानी कोशिका पट्टी विधि के द्वारा इसका विभाजन होता है। तो यहाँ जो 2 केंद्रक हैं, यह कोशिका पट्टी बीच में बनी हुई है, यह डिवाइड होकर के 2 डॉटर सेल्स का निर्माण कर लेती हैं। यहाँ पर 2 डॉटर सेल्स का निर्माण कर लेती हैं। अगर जंत कोशिका है तो जंत कोशिका में भी क्या होता है, यह केंद्रक क्या होता है 2 भागों में बढ़ता है और बीच में ऐसे एक खांच बन जाती है। यहाँ पर एक खांच बन जाती है, फरो जिसे कहते हैं, क्लीवेज फरो कहेंगे, और ये अंदर इतनी तरफ कट जाती है कि ये दोनों केंद्रक सटने के बाद यह केंद्रक अलग हो जाता है और यह केंद्रक अलग हो जाता है। इसी तरह से यहाँ पर भी जंतु कोशिकाओं में भी 2 पुत्री कोशिकाएं बन जाती हैं। तो माइटोसिस का दोनों पार्ट समाप्त हुआ। इसके बाद हम चर्चा करेंगे मियोसिस सेल डिवीजन का। अब मियोसिस शब्द की खोज फार्मर तथा मूरे ने 1905 में की थी।
जब किसी कोशिका में सभी गुणसूत्र जोड़ों के रूप में बट जाएं तो ऐसी कोशिका डिप्लॉइड कहलाती है। जैसे मान लीजिए मानव शरीर में 23 जोड़ी क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं, अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। लेकिन मेयोसिस क्रिया में का डिवीजन होने के बाद ये 23 भागों में बट जाती हैं। मेयोसिस सेल डिवीजन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक को मेयोसिस फर्स्ट कहेंगे और दूसरे को मेयोसिस सेकंड कहेंगे। मेयोसिस फर्स्ट में गुणसूत्रों का विभाजन केवल एक बार होता है और गुणसूत्र की संख्या आधी रह जाती है। और मेयोसिस फर्स्ट को 4 चरणों में बांटा गया है: प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टेलोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में मेयोसिस की सबसे लंबी प्रावस्था मानी जाती है, जो 5 चरणों में कंप्लीट होती है, यानी कि 5 चरणों में डिवाइड हो जाती है, जिनमें से पहले को लेप्टोटीन कहते हैं। लेप्टोटीन में केंद्रक का आकार बढ़ा हुआ होता है, यानी कि साइज बड़ी होती है तथा ये धागे या जाल जैसी रचना बना लेते हैं तथा गुणसूत्र स्पष्ट धागे की रचना के समान होते हैं तथा केंद्रक द्रव्य में बिखरे पड़े रहते हैं। यहाँ चित्र में देख रहे हैं, ये कोशिका है, बीच में केंद्रक है, ये सेल वॉल है, यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, क्रोमेटिन धागे हैं और ये न्यूक्लियोलस है और ये सेंट्रोमियर है। फिर जाइगोटीन में इसमें समजात गुणसूत्र होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं तथा पास पास आ जाते हैं तथा लंबाई एक समान हो जाती है और जोड़े क्रोमोसोम के जोड़े बनने लगते हैं। आप यहाँ देखेंगे, यहाँ चित्र में यहाँ न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच में यहाँ क्रोमेटिन धागे जो है मोटे हो गए हैं और लंबाई भी एक समान हो गई है। सेंट्रोमियर के द्वारा दोनों क्रोमेटिड्स आपस में जुड़े हुए हैं। तीसरे स्टेज में पैकेटिन स्टेज है। इसमें क्रोमोसोम जोड़े बना लेते हैं और साफ साफ जोड़े के रूप में तथा क्रोमेटिड्स भी ये साफ दिखाई देते हैं, ये आकार में मोटे हो जाते हैं। यहाँ पे चित्र में दिखाया गया है कि केंद्रक के अंदर जो क्रोमेटिड्स हैं ये मोटे हो गए हैं और बीच में न्यूक्लियोलस है। ये प्रक्रियाएं गुणसूत्र बिंदु के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसके बाद डिप्लोटीन स्टेज में, तो इस स्टेज में गुणसूत्र और अधिक स्पष्ट हो जाते हैं तथा ये गुणसूत्र एक दूसरे के पास पास आ जाते हैं तथा इसमें क्रॉसिंग ओवर होता है। ये मेन पॉइंट है, डिप्लोटीन के स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन अर्थात न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है, अर्थात गायब होने लगती है। आप यहाँ देखेंगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होकर दिखाया गया है, न्यूक्लियोलस भी डिसअपियर होगा, लेकिन यहाँ पर 2 क्रोमेटिड्स आपस में एक दूसरे से लिपटे पाए जा रहे हैं, अर्थात एक दूसरे का क्रोमेटिड में अर्थात क्रॉसिंग ओवर होने लगता है, यानी कि गुणसूत्र विनिमय होने लगता है। फिर इसके लास्ट में डाइकेनेसिस की अवस्था आती है। इसमें इस स्टेज में न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विलुप्त हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। इस पर स्पाइंडल फाइबर्स यानी कि तर्क तंतुओं का निर्माण हो जाता है और गुणसूत्र और भी संकीर्ण हो जाते हैं, घने हो जाते हैं तथा तर्कु का निर्माण शुरू हो जाता है। यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने लगती है, सेंट्रोसोम से जुड़े होते हैं, सेंट्रोमियर से, और ये न्यूक्लियोलस। इसके बाद प्रोफेज के बाद मेटाफेज फर्स्ट आता है। इस फेज में न्यूक्लियोलस का केंद्रक आवरण पूरी तरह से विलुप्त हो जाते हैं, अर्थात गायब हो जाते हैं। तर्क स्पाइंडल पूरी तरह बनकर तैयार हो जाता है। तर्क की मध्य रेखा इक्वेटर पर इस तरह व्यवस्थित होते हैं कि न्यूक्लियर स्पाइंडल ऊपर तथा पोल नीचे की ओर हो जाता है। चित्र में आप देख रहे हैं कि क्रोमेटिन यानी कि क्रोमोसोम एकदम मध्य प्लेट की तरफ आ गए हैं और ऊपर दोनों पोल की तरफ सेंट्रियोल्स का निर्माण हो जा रहा है, यानी कि स्पाइंडल फाइबर यहाँ बन रहे हैं। एनाफेज फर्स्ट में इसमें मध्य रेखा पर पाए जाने वाले गुणसूत्र बिंदु में बंटते हैं
और यह उल्टी तरफ मुड़ जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर के कारण इनकी नंबर आधी रह जाती है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जो क्रोमेटिन्स हैं ये सेंटर में आ गए हैं और ऊपर सेंट्रोमियर सेंट्रियोल्स हैं और इनके द्वारा ये जुड़े होते हैं। स्पाइंडल फाइबर के द्वारा ये मध्य की तरफ झुके होते हैं। टेलोफेज फर्स्ट में इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पुनः बनने लगती हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगती हैं। न्यूक्लियोलस भी दिखाई देने लगती है, यानी पूरा रिजनरेट होते हैं। अब यहाँ चित्र में देखेंगे सेल के अंदर यहाँ पर क्रोमेटिड्स ऊपर है और ये यानी कि दो डाटर न्यूक्लियाई रिपेयरिंग न्यूक्लियस भी बन रहा है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन रहा है। इस तरह से एक ऊपर और एक नीचे दो केंद्रक का निर्माण हो रहा है। इसके बाद मियोसिस सेकंड में मियोसिस फर्स्ट में बने दो डाटर केंद्रक का बंटवारा होता है जो समसूत्री विभाजन के समान है और इसको 4 भागों में बांटा गया है। प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड और टेलोफेज सेकंड। तो मियोसिस सेकंड की ये 4 अवस्थाएं समसूत्री विभाजन के समान ही होती हैं। इसके अंतिम में 4 हैप्लॉइड डाटर नाभिक या न्यूक्लियस का निर्माण होता है। अब मियोसिस सेल डिवीजन के क्या महत्व हैं? पहले महत्व में अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के अंतर्गत क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है। अर्धसूत्री विभाजन आनुवांशिक सूचना वाहक पदार्थ की मात्रा को नियंत्रित करता है। और तीसरा पॉइंट, इस प्रक्रिया द्वारा अगली पीढ़ी में गुणसूत्र की संख्या स्थिर हो जाती है। तो इस तरह से सेल डिवीजन में हमने आपको बताया माइटोसिस सेल डिवीजन और मियोसिस सेल डिवीजन के बारे में और मियोसिस सेल डिवीजन के क्या महत्व हैं उसके बारे में। धन्यवाद।